Hello everyone, this side Talat. So today I am back again with the next video and for the same chapter, and the chapter was major crops and agricultural development. So in the previous video I have explained the previous part, and in this video where I am going to start from cottons. And in the previous video I have explained about few crops and their favorable environment एंड कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बता चुकी हूँ आपको. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, शुगर केन. तो अगर आपको जानना है कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया, क्या कंटेंट था, देन यू नीड टू सी वॉच द प्रीवियस वीडियो. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कॉटन. तो ये जो कॉटन है इसकी ओरिजिन इंडिया की है. कॉटन की ओरिजिन इंडिया की है, मीन्स कॉटन को सबसे पहली बार जो कल्टीवेट किया गया था, इसकी फार्मिंग की गई थी, तो ये पहली बार इंडिया में की गई थी. और ये कहा जाता है कि शायद ये जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर पहली बार इस क्रॉप को, कॉटन की क्रॉप को उस टाइम पर ग्रो किया गया था. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इसको अभी तक ग्रो किया जा रहा है. कॉटन टेक्सटाइल, अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी को भी लगानी है, कोई इसे एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए, जो बेस है तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, दैट इज कॉटन. यानी कॉटन का कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री अगर कोई लगाता है तो उसके लिए सबसे पहला जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज कॉटन. कॉटन इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडली यूज फाइबर टू मेक क्लोथ. यानी कपड़ा बनाने के लिए कॉटन एक ऐसा क्रॉप है, एक ऐसा धागा, एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. कॉटन कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो कॉटन की क्वालिटी डिपेंड करती है रॉ कॉटन की. रॉ की बात कर रही हूँ मैं, कपड़े की नहीं. तो क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन की क्वालिटी डिपेंड करती है उस फाइबर की, उस धागे की लेंथ पर. उसकी क्या लेंथ है, उसकी फाइननेस, वो कितना फाइन है, उसका लसर, उसमें कितनी शाइन, कितनी पॉलिश है, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ कितना मजबूत है, कलर और क्लियरनेस. यानी ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि रॉ कॉटन की क्वालिटी कैसी होगी. कॉटन इज यूजुअली ग्रोन एज एन एनुअल क्रॉप. यानी एक साल में एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है कॉटन को. यानी एक साल में 2 या 3 क्रॉप को ग्रो नहीं किया जा सकता. कॉटन का प्लांट अगर किसी जगह ग्रो किया जाए तो उस प्लांट को क्या चाहिए होगा, द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर शुड बी अबाउट 27 डिग्री. जब ग्रोइंग पीरियड हो, जब इसे ग्रो किया जाए, उस टाइम पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. रेनफॉल शुड बी अबाउट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, इसके बीच में होना चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स होने चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों पर, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद थोड़ा पानी, चाहे रेनफॉल की शक्ल में हो या फिर इरिगेशन की फैसिलिटी के थ्रू, तो मतलब थोड़ा पानी इसे मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज फर्टाइल. मिट्टी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छे से पानी मिला हुआ हो, और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए दैट कैन रिटेन मॉइस्चर, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सके, रोक सके. लाइक द ब्लैक कॉटन सॉइल, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, इस जगह पर जो सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल जो है, ये सबसे अच्छी होती है. दैट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन. यानी शुगर केन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो कि जो शुगर केन है और कॉटन है, उसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है दैट इज नोन एज ब्लैक सॉइल. और ब्लैक सॉइल किससे बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है इग्नियस रॉक से, और जहाँ प्लेट्यूज हैं उस जगह पर ये सॉइल आपको मिलेगी. तो डेक्कन प्लेट्यू ये जो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल है, वहां पर इस क्रॉप को अच्छे से ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट इज, जब कॉटन बॉयल्स की राइपनिंग का टाइम हो, तो इसकी राइपनिंग, इसके पकने के टाइम पर ड्राई, क्लियर एंड सनी वेदर होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लाउडी नहीं होना चाहिए, सनी होना चाहिए, धूप अच्छे से मिलनी चाहिए जब कॉटन बॉल्स की राइपनिंग का टाइम हो. कॉटन प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, सूडान, मैक्सिको एंड उज्बेकिस्तान. ये सारे कंट्रीज कॉटन को अभी ग्रो कर रहे हैं. कॉटन यूजुअली छोटे छोटे फार्म्स पर ग्रो की जाती है, इसलिए मशीन्स का जो यूज है वो लिमिटेड होता है. छोटे फार्म्स में मशीन को आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसलिए छोटे फार्म्स में मशीन का यूज कम होता है. लेकिन यूएसए का जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये यहाँ पर इसे लार्ज स्टेट, बड़े बड़े फार्म्स में इसे ग्रो किया जाता है.
और जब बड़े बड़े फार्म्स में, स्टेट्स में इसे ग्रो किया जाता है, तब वहाँ पर ह्यूमन लेबर कम यूज़ होता है और मशीन्स को वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये छोटे छोटे जो फार्म्स हैं, छोटे छोटे जो खेत हैं जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जा रहा है, वहाँ पर ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज़ होती है, मशीन को कम यूज़ किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जूट। जूट कॉटन के बाद, कॉटन इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर। पहला कॉटन जो है पहला वो फाइबर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा उसके यूसेज है। सेकंड जो हमारा कॉटन के बाद है दैट इज़ जूट। जूट कॉटन के बाद इसका नंबर आता है और ये भी वेजिटेबल फाइबर है। बाकी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं बट दीज आर वेजिटेबल फाइबर, जूट एंड कॉटन बोथ। सो जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को जनरली जो होलसेल ट्रेड होता है उसमें ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको पैकिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। और आपको पता है जूट चीपेस्ट फाइबर है, सबसे सस्ता फाइबर है। इसे ब्लीच किया जा सकता है, लेकिन ब्लीच किया मतलब कलर करा जा सकता है, सॉरी ब्लीच बोल रही हूँ, इसे डाई किया जा सकता है, लेकिन डाई करने के बाद आसानी से इसे ब्लीच नहीं कर सकते। मीन्स एक बार आपने डाई कर लिया, डाई हो गया, लेकिन अगर आप उसको वो कलर हटाना चाहें तो वो आप आसानी से उस कलर को ब्लीच नहीं कर सकते, उस कलर को आप जूट से हटा नहीं सकते। जहाँ पर जूट ग्रो किया जाता है उस जगह का क्लाइमेट वार्म और वेट क्लाइमेट हो, यानी वार्म एंड वेट क्लाइमेट में जूट अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए सॉइल एलुवियल होनी चाहिए जिसमें सॉल्ट होना चाहिए और इस तरह की जो मिट्टी हो एलुवियल सॉइल और सॉल्ट वाली वो सुटेबल होती है। तो हमारे इंडिया का जितना भी डेल्टाइक पार्ट है, जहाँ जहाँ पर भी डेल्टा है, डेल्टाइक सॉइल है, जहाँ हर साल जहाँ की मिट्टी फ्लड्स के थ्रू रिन्यू होती रहती है, दैट प्लेस इज बेस्ट फॉर इट्स कल्टीवेशन। सबसे अच्छे प्लेस जूट के कल्टीवेशन के लिए यही माने जाते हैं। जूट इज यूजुअली सोन इन मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में इसे सो किया जाता है और इसके स्टेम्स की कटिंग का काम जो है, इसको कट करने का काम अप्रैल के बाद अगस्त और सितंबर में किया जाता है। जब जूट को हार्वेस्ट किया जाता है तब इसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है और ये उस जगह पर आसानी से मिल जाती है। लेबरर्स काम करने वाले हार्वेस्टिंग के लिए आसानी से उस जगह मिल जाते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, यानी डेंसली जहाँ पर जो ट्रॉपिकल पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर आसानी से लेबरर्स कम पैसे में मिल जाते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इन जगह पर जूट को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसकी लीडिंग सबसे ज़्यादा जहाँ पर जूट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, दीज आर 2 कंट्रीज, इंडिया और उसका नेबरिंग कंट्री जो पास का पड़ोस का देश है, पड़ोस का कंट्री है बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टी। सो द टॉपिक टी इज, टी क्या है आपको पता है, इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बेवरेज है जिसे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल कर रही थी, कहते हैं उस टाइम पर इसे ये लोग यहाँ लेकर आए थे, तब से आज तक ये इंडिया में इंडियन का एक बहुत पॉपुलर बेवरेज है। तो टी किस चीज़ से प्रिपेयर की जाती है, दैट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए ट्रॉपिकल श्रब। एक ट्रॉपिकल श्रब से चाय को तैयार किया जाता है और ये जो ट्रॉपिकल श्रब है ये शायद मॉनसून एशिया के हिल स्लोप्स का नेटिव है, यानी सबसे पहली बार इसको वहाँ पर ग्रो किया गया था। इट्स कल्टिवेशन प्रोबेबली ओरिजिनेटेड, यानी पहली बार इसे जब ओरिजिनेट किया गया तो किस जगह पर ओरिजिनेट किया गया, चाइना की चैंगजियांग वैली में इसे पहली बार कल्टिवेट किया गया, ग्रो किया गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जितने भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पर लोगों का एक पॉपुलर ड्रिंक है टी, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। और टी को प्लांटेशंस पर, टी एक ऐसा बेवरेज क्रॉप है जिसे प्लांटेशंस में ग्रो किया जाता है, जिसे आप खेतों में नहीं कह सकते, फार्म्स हैं, फील्ड्स है, यहाँ पर टी को ग्रो नहीं किया जाता बल्कि ये प्लांटेशंस में ग्रो किए जाते हैं। और जहाँ कहीं भी टी को ग्रो किया जाता है जिस जगह पर, उस जगह पर प्लांट को, टी के प्लांट को चाहिए स्लोपिंग लैंड होनी चाहिए। स्लोपिंग लैंड इसलिए होनी चाहिए जिससे कि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, स्लोप होना चाहिए ताकि पानी दिया जाए, इरिगेट किया जाए फील्ड्स को और वो इरिगेशन के बाद पानी बहकर निकल जाए, किसी जगह वाटर लॉगिंग ना हो, पानी एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो।
टेम्परेचर जो सुटेबल टेम्परेचर है टी के लिए दैट इज 25 to 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर सुटेबल है। रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 250 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में 250 सेंटीमीटर बारिश अच्छे से पूरे साल में होनी चाहिए। ये नहीं किसी एक टाइम में ज़्यादा हो गई, किसी एक टाइम में बिल्कुल ड्राई हो जाए, बारिश ना हो, रेनफॉल ना हो। तो ये जो रेनफॉल है ये पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 20 to 150 सेंटीमीटर के आसपास। सॉइल इसके लिए डीप वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, मीन्स मिट्टी जो होनी चाहिए अच्छे फर्टाइल होनी चाहिए, साथ में डीप वेल ड्रेन अच्छे से उसको पानी नीचे तक मिला हुआ होना चाहिए। चीप लेबर फॉर पिकिंग द लीव्स, इसके लिए चीप लेबर होना चाहिए, मीन्स लेबरर्स आसानी से मिल जाएं, चीप लेबर्स में मिल जाएं, कम पैसे में मिल जाएं, जिससे कि वो जब पिकिंग लीव्स का टाइम आए, लीव्स को पिक करने का, तोड़ने का टाइम आए तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। टी पिकिंग यानी जो चाय पत्ती की जो चाय की पत्तियां होती हैं उसको तोड़ने का जो काम है वो एक स्किलफुल जॉब है जिसमें बहुत पेशेंस की और जजमेंट की ज़रूरत होती है। विच लीव इज़ टू बी पिक्ड, किस लीव को, किस पत्ती को तोड़ना है और कितने प्यार से आराम से तोड़ना है, तो इसमें पेशेंस की और जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जनरली ये काम औरतें करती हैं इसके, क्योंकि पेशेंस का जो लेवल है वो औरतों में ज़्यादा होता है, तो दिस इज डन बाय वीमेन। मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना, इंडिया, श्रीलंका, यानी जहाँ पर टी को प्रोड्यूस किया जा रहा है दोज कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, जापान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश है। अभी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है टी प्रोसेसिंग, टी लीव्स को प्रोसेस करने के लिए मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो चाय जो पीने वाले लोग हैं एक्चुअली वो अच्छे से बता पाते हैं कि कौन सी चाय पत्ती, कौन सी टी लीव्स अच्छी हैं, उस किस चाय पत्ती का फ्लेवर किस चाय पत्ती का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है, किसका कम अच्छा है। तो मीन्स फ्लेवर किस बात पर डिपेंड करता है, प्रॉपर रोलिंग, जब इन टी लीव्स को प्रॉपर रोल किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, फिर उन्हें ब्लेंड किया जाता है, तो रोलिंग, फर्मेंटिंग और ब्लेंडिंग डिसाइड करती है कि टी लीव्स का जो फ्लेवर है वो किस तरह का होगा। तो ये अगर अच्छे से किया जाता है तो टी लीव्स का फ्लेवर अच्छा होता है। So this is about today. In next video we will start from coffee. So about coffee I will explain in next video, and that is the last topic which I will discuss about, and that is the actually last crop. और उसके बाद agricultural development and the chapter will be finished. So till then take care and bye bye, and do keep watching my video to understand the content of the chapter. Again take care and bye bye.